रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a यूनिट्स। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू a, दिस इज 4a यूनिट्स। इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब देखो, पेरीमीटर और साइड की हमें रेशो निकालनी है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a इस वाले स्क्वायर का, और साइड क्या हो जाएगी? a। इनको हम डिवाइड करेंगे तो 4:1। हमें क्या रेशो मिल गई? 4:1। ठीक है। अब हमने एक और स्क्वायर लिया जिसकी साइड पहले वाले साइड से डबल है। ये वाला स्क्वायर हमारा फर्स्ट स्क्वायर से डबल है। अगर हम साइड को डबल कर देंगे तो पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट आएगा? देखो, 4 पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इस साइड स्क्वायर की साइड 2a यूनिट्स है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 2a, दैट इज 8a यूनिट्स, राइट। अभी देखो, पेरीमीटर और साइड की रेशियो क्या हो जाएगी? इसका पेरीमीटर क्या है? 8a, और इसकी साइड क्या है? 2a, एंड द रेशियो इज 4:1। इनको हम डिवाइड कर देंगे। देखो, फिर से रेशियो 4:1 आ गई। अभी हमने स्क्वायर की साइड को फिर से डबल कर दिया। यहाँ पर साइड 2a थी, हाँ, यहाँ पर 4a है, मतलब ये वाला स्क्वायर उससे भी डबल है। जब साइड डबल होगी फिर से तो क्या फ़र्क पड़ेगा पेरीमीटर और साइड की रेशो पर? देखो, इस स्क्वायर की साइड है 4a यूनिट्स और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4a, दिस इज 16a यूनिट्स। अब इसका पेरीमीटर 16a है और इसकी साइड क्या है? 4a। हम इनको डिवाइड कर देंगे तो रेशो क्या आ जाएगी? 4:1। देखो, जब साइड a थी तब भी रेशो पेरीमीटर और साइड की 4:1 आई। जब साइड उसकी डबल हो गई तब भी उसकी रेशो पेरीमीटर और साइड की 4:1 आई, और जब स्क्वायर की साइड 4a है तब भी उसकी रेशो 4:1 आई। मतलब जब हम स्क्वायर की साइड को डबल कर देंगे तब पेरीमीटर और साइड की रेशो सेम रहेगी, 4:1 रहेगी। उन दोनों की रेशो पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेशो ऑफ पेरीमीटर एंड साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड है a यूनिट्स, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 इंटू a, 3a यूनिट्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो तीनों साइड्स ऐड हो जाएंगी, 3 इंटू a हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर और साइड की रेशो देखो क्या हो जाएगी। पेरीमीटर कितना है हमारे पास? इसका 3a, और उसकी साइड कितनी है? a यूनिट्स। अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? रेशो 3:1। रेशो डिवाइड करके निकल जाती है ना। अभी हमारे पास एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें उसकी साइड डबल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल से बड़ा है। तो देखो, जब हम साइड को डबल कर देते हैं तो उसके पेरीमीटर पे और उनकी रेशो पर क्या इफेक्ट आएगा, हमें ये देखना है। देखो, यहाँ पर इस ट्राइंगल की साइड क्या है? 2a यूनिट्स, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2a, 6a यूनिट्स। अब यहाँ पर पेरीमीटर और साइड की रेशो देखो, इसका पेरीमीटर क्या है? 6a, और इसकी साइड क्या है? 2a। तो रेशो क्या हो जाएगी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद? 3:1 हो जाएगी इसकी पेरीमीटर और साइड की रेशो। देखो, जब साइड a थी तब भी रेशो पेरीमीटर और साइड की 3:1 थी। अब हमने साइड को जब डबल कर दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल की तब भी हमारे पास रेशो 3:1 ही है। हम साइड को फिर से डबल कर देते हैं। 2a से हमने उस साइड को कर दिया 4a। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का? क्योंकि इसकी साइड है 4a, तो 3 इंटू 4a, दैट इज 12a यूनिट्स। ठीक है। अभी पेरीमीटर और साइड की रेशो देखो, पेरीमीटर कितना है? 12a, और साइड कितनी है? 4a। तो रेशो फिर से इन दोनों को डिवाइड करके हो जाएगी 3:1, क्योंकि a से a कट हो जाएगा और 4 3 12 होता है, तो 3:1 रेशो हो गई।
अभी भी रेशो सेम है। तो देखो तीनों ही केसेस में हमारी पेरीमीटर और साइड की रेशो सेम थी। जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स को डबल कर देंगे तो पेरीमीटर और साइड की रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर ऑफ सर्कल। हमें सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास ये कुछ सर्कल्स हैं। जैसे फर्स्ट सर्कल है, इसमें सेंटर O है और डायामीटर D है। इस सर्कल का डायामीटर क्या हो गया? D यूनिट्स। और सर्कल की सर्कमफ्रेंस फिर क्या हो जाएगी? पाई D यूनिट्स। ठीक है। अब हमारे पास डायामीटर है और सर्कमफ्रेंस है। तो देखो सर्कमफ्रेंस और डायामीटर की हमें निकालनी है रेशो। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गई? पाई D और इसका डायामीटर क्या हो गया? D यूनिट्स। अब इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी? पाई इज टू 1। हमने रेशो क्या निकाल ली? पाई इज टू 1। ठीक है। अभी हम एक और सर्कल देखेंगे जिसमें जो डायामीटर है वो फर्स्ट वाले से डबल है। यहाँ पर डायामीटर 2D है। अगर डायामीटर 2D है तो देखो ये फर्स्ट सर्कल का ट्वाइस है ना डायामीटर, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? पाई इंटू डायामीटर एंड डायामीटर इज 2D हियर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 पाई D यूनिट्स। ठीक है। अब हम सर्कमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो निकालेंगे। देखो सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई D और डायामीटर क्या है? 2D। इन दोनों की रेशो देखो 2D एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया पाई और ये हो जाएगा 1। द रेशो इज पाई इज टू 1। अब हम देखेंगे एक और सर्कल जिसका डायामीटर है 3D। देखो इसका डायामीटर क्या है? 3D यूनिट्स। यूनिट्स यहाँ पर भी हम यूनिट्स लगा लेंगे, 3D यूनिट्स। तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? पाई इंटू 3D। पाई इंटू डायामीटर और डायामीटर है 3D, तो डायामीटर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 3 पाई D यूनिट्स। ठीक है ना। अब देखो अब हम इसमें निकालेंगे सर्कमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो। सर्कमफ्रेंस क्या है यहाँ पर? 3 पाई D और डायामीटर क्या है? 3D। यहाँ से 3D और 3D कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएंगे और रेशो क्या बच जाएगी? पाई इज टू 1। देखो डायामीटर हमारे पास सर्कल का कुछ भी हो, D यूनिट्स, 2D यूनिट्स या 3D यूनिट्स, डायामीटर कुछ भी हो, जो सर्कमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो है वो हमेशा सेम रहेगी, विच इज पाई इज टू 1। ठीक है। सर्कमफ्रेंस और डायामीटर की रेशो हमेशा पाई इज टू 1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। Length of arc. Now we have to find the length of arc of a circle. देखो जैसे ये एक सर्कल है, this is a circle with center O and radius R and the arc is AB. सर्कल की आर्क क्या है? AB। अभी देखो ये जो सर्कल है, पहले हम इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई R यूनिट्स। ठीक है। वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें इस सर्कल में जो आर्क AB बनी हुई है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस तो निकाल दी 2 पाई R, लेकिन हमें सिर्फ A टू B ये वाली जो सर्कमफ्रेंस है, ये वाली जो आर्क की लेंथ है, ये फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये जो आर्क है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? थीटा। ठीक है। और कंप्लीट एंगल, सर्कल पर एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है। अब 360 डिग्री एंगल में से थीटा एंगल आर्क ने सेंटर पर बना लिया। तो देखो अगर ऐसे केस में हमें आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2 पाई R विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री इज द कंप्लीट एंगल। देखो सेंटर पर कंप्लीट एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री का।
और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। थीटा वो एंगल है जो आर्क ने सेंटर पर बनाया। तो लेंथ ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस सर्कल की अगर बात करें, यहाँ पर देखो ये जो सर्कल है ना, इसका सेमी सर्कल जो ब्लू पार्ट किया हुआ है, ब्लू कलर किया हुआ है ना सेमी सर्कल पे, तो इस सेमी सर्कल की हमें बतानी है सरकमफ्रेंस। पहले तो हमने कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस बताई थी ना, इस बार हमें सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस बतानी है। मतलब जो ये आर्क ए बी है विच इज द हाफ ऑफ द सर्कल, इसका हमें सरकमफ्रेंस बतानी है। तो देखो कंप्लीट सर्कल की आर्क हो जाती है 2 पाई आर, बट यहाँ पर तो सेमी सर्कल है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हाफ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू पाई आर यूनिट्स। ठीक है, पाई आर यूनिट्स ये हो जाएगी ना। बट इसी को हम लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, इसी को हम अपना एंगल वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे। देखो ये कंप्लीट एंगल सर्कल पर 360 डिग्री का होता है ना, बट क्योंकि ये सेमी सर्कल है, हाफ है, तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा। ये कितना हो गया? 180 डिग्री, है ना। अब थीटा की वैल्यू इस बार क्या है? 180 डिग्री। जो ये आर्क ए बी है वो सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ आर्क वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 pi r, this is the circumference of the full circle into angle made at the center of the circle by the arc। वो हो जाएगा 180 डिग्री, देखो यहाँ पर 180 डिग्री है, डिवाइड बाय 360 डिग्री। 180 से 360 कैंसल आउट, मतलब डिवाइड हो जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई आर यूनिट्स। ठीक है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सरकमफ्रेंस वाले फॉर्मूले से निकाल लो या फिर एंगल सब्स्टिट्यूट करके पुट करके हम निकाल सकते हैं। दोनों बार हमारा आंसर पाई आर यूनिट्स ही आएगा। अब देखो अब हमें निकालना है सरकमफ्रेंस और द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। और यहाँ पर ये जो लेंथ है आर्क की वो कितना है? देखो ये है एक 1/4 ऑफ द सर्कल। ये कितना पार्ट हो गया? 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल, है ना। तो अगर इस केस में हम ए बी लेंथ की, ए बी आर्क की लेंथ निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल। देखो फुल सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। क्योंकि ये क्वार्टर है ना, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, इसलिए इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सो पाई आर डिवाइड बाय 2 यूनिट्स, इसकी हो जाएगी सरकमफ्रेंस क्वार्टर सर्कल की। बट इसी को हम एंगल सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द क्वार्टर सर्कल। अब देखो इसको दूसरे तरीके से निकालेंगे हम, एंगल की वैल्यू पुट करके। ये वाला मेथड लगा देंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखो एंगल कितना बना सेंटर पर? इस आर्क ए बी ने सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है तो 1/4 में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2 पाई आर द सर्कमफ्रेंस ऑफ फुल सर्कल इनटू द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर विच इज 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 90 डिग्री डिवाइड बाय 360। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से 2 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू पाई आर बाय 2 यूनिट्स। देखो क्वार्टर जो क्वार्टर आर्क थी ना, 1/4 आर्क ऑफ द कंप्लीट सर्कल, उसका हम या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं सरकमफ्रेंस, या फिर हम एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। दोनों बार हमारी आंसर सेम ही आया, पाई आर बाय 2 यूनिट्स। किसी तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, जहां पर आर्क ए बी, इस आर्क ए बी ने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया है और यहाँ पर रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो देखो इसको हम कैसे लगाएंगे, लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू
थीटा बाय 360 फॉर्मूला होता है ना, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे और थीटा जो एंगल आर्क ने सेंटर पर बनाया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर्स, 9 पुट कर दी इंटू एंगल इज 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। 6 से कट 2 3 जा 6 3 3 जा 9, दैट मीन्स 3 पाई यूनिट्स इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी। आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कुछ भी पुट करके इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं।